हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगी बेयस थ्योरम की। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। उसी के कंटिन्यूशन में आज हम बात कर रहे हैं पहले बेयस थ्योरम की। बेयस थ्योरम का फॉर्मूला ये है। इस फॉर्मूला की इक्वेशन पे मैं बाद में आऊँगी। फर्स्ट मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूँगी, टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ क्या होता है एंड पार्टीशन ऑफ सेट क्या होता है। ठीक है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम डायरेक्टली बेयस थ्योरम का फॉर्मूला क्यों नहीं स्टडी कर रहे हैं, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, पार्टीशन ऑफ सेट से मेरा मतलब है कि मेरे पास कोई एक सैम्पल स्पेस है। ठीक है, ये पूरी मेरे पास एक सैम्पल स्पेस है। मेरे पास कोई इवेंट है ए। इस इवेंट का, इस पूरे इवेंट का मैंने नाम रखा है, इस इवेंट का नाम है ए। इस इवेंट को मैंने डिवाइड कर दिया है इनटू सर्टेन इवेंट्स। ठीक है, और इसका जैसे मैंने नाम दिया B1, इसको मैंने नाम दिया B2, इसका नाम दिया मैंने B3, सो ऑन टू। इस पूरे सेट ए को, इस सैम्पल स्पेस में इस सेट ए को मैंने डिवाइड कर दिया, पार्टीशन कर दी इन सेट्स की। ठीक है, अब यहाँ पर बात आपको समझने की पहले ये ज़रूरत है कि हम उन्हीं सेट्स की पार्टीशन कर सकते हैं जो सेट्स जो होंगे ऑब्वियसली जिनकी प्रोबेबिलिटी, जिसकी उस सैम्पल स्पेस में उन इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी मैं यहाँ पर BN करती हूँ, उनकी प्रोबेबिलिटी जो है ऑब्वियसली 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। वो इवेंट्स कैसे होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स होंगे। मैंने आपको समझाया हुआ है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं, यानी कि वो सेट्स जो डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और तीसरा कंडीशन क्या होगी उनकी, वो सेट कौन से होने चाहिए? वो होने चाहिए एग्जॉस्टिव इवेंट्स, यानी कि मतलब ऐसे इवेंट्स, जैसे मैं इन्हीं की बात करूं, जैसे इस सैम्पल स्पेस में एग्जॉस्टिव इवेंट्स कौन से हैं कि जब मैं B1 यूनियन B2 सो ऑन टू यूनियन BN करूं तो इन सब का जो यूनियन का प्रोडक्ट है वो सैम्पल स्पेस बनाए। ठीक है, इसका ये मतलब है कि इन सब की पार्टीशन की यूनियन, इन सब पार्टी जो इवेंट्स को मैंने पार्टीशन कर दिया गया है, जब इन इवेंट्स की मैं सब सेट्स की जब मैं यूनियन लूँगी वो हमेशा मेरे को सैम्पल स्पेस देंगे। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, हमें इसमें ये समझाना है मुझे आपको कि जब मैं ए की प्रोबेबिलिटी निकालूंगी, ए की प्रोबेबिलिटी हमें इस तरह क्यों निकालनी पड़ रही है कि ए की जो ये प्रोबेबिलिटी है, ए की प्रोबेबिलिटी ड्यू टू B1, ए की प्रोबेबिलिटी ड्यू टू B2, ए की प्रोबेबिलिटी ड्यू टू B3 एंड सो ऑन टू ए की प्रोबेबिलिटी ड्यू टू BN। तो इस सेट में हमें क्या समझना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी ए की किन की वजह से, जो छोटे छोटे इवेंट्स में मैंने ये देखो, मैंने ए को डिवाइड किया है ना B1 में, B2 में, B3 में, तो ए की टोटल प्रोबेबिलिटी ड्यू टू B1 प्लस ए की टोटल प्रोबेबिलिटी ड्यू टू B2, इन सब इवेंट्स की वजह से ए की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या समझ आ रही है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किस तरह निकलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B1, कि ए की इंटरसेक्शन जब हो रही है B1, ए और B1 की, ए और बी के B1 के बीच में जो भी इवेंट्स कॉमन है उनकी इंटरसेक्शन लेंगे, प्लस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B2 प्लस सो ऑन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन BN। ठीक है, ये ऐसे होगा। मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में समझाया था कि A इज़ टू B की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये फॉर्मूला शायद आपको याद होगा ना, तो हम यहाँ से ही A इंटरसेक्शन B की वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे, तो ये मुझे क्या दे देगा? ये हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकाले, हमें बेस थ्योरम में यूज़ में आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज़ इक्वल्स टू, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B1 की बात करूँ तो वो क्या देगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज़ टू B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, यही देगा ना। बस ऐसे ही सारी वैल्यूज़ जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A ड्यू टू B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A ड्यू टू B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 एंड सो ऑन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ड्यू टू BN इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ BN। ये है जी हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ। बट ये आपको पहले आप इक्वेशन समझेंगे तब आपको समझ आएगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ काम कैसे करता है। ठीक है, हम इसी फॉर्मूला पे वापस आएंगे, बट पहले हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ठीक है, आप समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन है जैसे, मेरे पास ना मान लीजिए
पर्स ए है, पर्स बी है और पर्स मेरे पास सी है। ठीक है, मेरे पास 3 पर्सेज हैं। इस पर्स में नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन और इस पर्स में नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन। ठीक है, हमारे पास, मैंने क्या कहा, मेरे पास 3 पर्स हैं। पर्स एक ही कंपोजिशन में कुछ 1 रुपए के सिक्के हैं और पर्स एक ही कंपोजिशन में कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं। जैसे मैं बोलूँ, लाइक मान लीजिए कि इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है। जस्ट कंसिडर इट। ओके, समझाने का क्या मकसद है, सिर्फ इतना सा है कि पर्स ए में कितने नंबर सिक्के हैं 1 रुपए के, एक कितने 50 पैसे के, 2, वैसे ही इनकी। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं कोई कॉइन इस कंपोजिशन में से, इन पर्सेज में से मैं कोई एक कॉइन रेंडमली सिलेक्ट करती हूँ। हमें बताना क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ 1 रुपी कॉइन। चलिए 1 रुपी कॉइन की बात करते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, ये मेरे पास कुछ कंपोजिशन दी गई है, मैंने कॉइन एक रैंडम सिलेक्ट किया, तो मेरे को बताना है कि उस कॉइन की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक 1 रुपी का कॉइन होगा। ठीक है, हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रुपी कॉइन। ठीक है, मैंने इसी को कंसिडर किया। ये कैसे निकलेगा, कंपोजिशन में क्या दिया गया है आपको कि 1 रुपी कॉइन पर्स ए के पास भी है, पर्स बी के पास भी है, पर्स सी के पास भी है। इसका मतलब ये कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 फ्रॉम 1 यानी कि रुपी 1 फ्रॉम पर्स 1, पर्स ए, उसी तरह प्रोबेबिलिटी फ्रॉम पर्स 2, उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रुपी फ्रॉम पर्स 3। ठीक है ना, ऑब्वियसली जब मुझे सिर्फ रुपी 1 की निकालनी है तो रुपी 1 सिर्फ ए के पास तो नहीं है, वो बी के पास भी है, वो सी के पास भी है। तो मुझे कलेक्टिव, मुझे होल इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो कि इसमें डिवाइड है। ठीक है, ऐसा ही कुछ सीन बन रहा है ना, यहाँ पर आप देखें कि ए को डिवाइड किया था जैसे B2 में, B1 में, तो हमने इसको इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी निकाली थी। उसी तरह अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ कि हमें 1 की टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है। ठीक है, इसको अगर मैं इस तरह निकलूँ, मैथमेटिकल फॉर्म में बोला क्या है, सिलेक्ट क्या करना है मुझे, 1 रुपी कॉइन। कौन से पर्स से सिलेक्ट करना है, पर्स ए से। क्या सिलेक्ट करना है मुझे, 1 रुपी कॉइन पर्स 2 से सिलेक्ट करना है। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रुपी कॉइन कौन से पर्स सी से सिलेक्ट करना है, ए बी है यहाँ पे। ठीक है, इसको किस तरह पढ़ा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 फ्रॉम पर्स ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 फ्रॉम पर्स बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 फ्रॉम पर्स सी। अब हम पहले कंपोजिशन में आ जाते हैं कि हमें दिया क्या है, हमें ये निकलेगा कैसे, कि ये कैसे बन रही है बात। मैंने इसको यहाँ पर एक चीज़ आपको बताई थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन 1 इज़ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 अपॉन ए। ये कुछ नहीं है, अगर आप देखें कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला को मोल्ड किया है, उसमें क्या था, ये चीज़ इसके डिवीज़न में चली जाती थी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला एक बार ये आप रिकॉल कर लें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जिसको हमने मोल्ड किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब आप एक बार ही सोचें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रुपी फ्रॉम पर्स ए कितना है। पहले हमें सिलेक्ट क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है 1 रुपी कॉइन। कहाँ से, बैग 1 से। हमें क्या करना है, देखें ध्यान से सुने, हमें क्या करना है, हमें प्रोबेबिलिटी 1 रुपी कॉइन सिलेक्ट करना है पर्स 1 से, है ना। तो 1 में 1 रुपी कॉइन कितना है, 1 में 1 रुपी कॉइन है 1 अपॉन में 1 के पास टोटल कॉइन्स कितने हैं, एक इसका सिक्का, 2 इसके सिक्के, कितना बना दिया उसने, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई उसकी, 1/3। बट ये किसकी आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 फ्रॉम रुपी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रुपी 1 फ्रॉम पर्स ए। ठीक है, अब पर्स ए भी तो कोई पूरा का पूरा एक नहीं है, उसके साथ 2 और पर्सेज हैं, 3 पर्सेज में से एक पर्स को निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/3। आया समझ। उसी तरह दो पर्सेस में से बी पर्स को निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 फ्रॉम पर्स बी, कितने सिक्के हैं, 2, कितने में से हैं, 3। इसके देखें यहाँ पे ध्यान से, 2 के 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, बी के पास 2 सिक्के हैं, तो कितने में से हैं, इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3। तो ये बनाएगा 3। उसी तरह 1/3 इंटू, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, 3/8। ठीक है, 1/3 इंटू 3/8। अब अगर हम इसे सॉल्व करें, ये हमें क्या देगा जी, 1/9 प्लस 2/9 प्लस 3/8 24। ठीक है, अब कर लें
3 2 5, इसको कर लें अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये हमें कुछ 11/24 कुछ देगा आंसर, और यही हमारी प्रोबेबिलिटी है। ये किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी आई? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रुपी कॉइन। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये क्या आया हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रुपी कॉइन। ये टोटल प्रोबेबिलिटी थी। ठीक है, आया समझ आपको? इतना सा ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है जो आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, फिर आपको ये चीज़ और क्लियर होगी। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ के कंसेप्ट से सॉल्व करना है। क्या दिया है? बॉक्स 1 कंटेन्स 6 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। बॉक्स 2 कंटेन्स 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स। हमने रेंडमली एक बॉक्स चूज़ किया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज़ रेड? क्या प्रोबेबिलिटी है जो बॉल चूज़ किया वो रेड है? एंड इफ़ बॉल ड्रॉन इज़ फाउंड टू बी रेड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम बैग 1? ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको समझ में ये आ जाएगा। आपको करना क्या है यहाँ तक? आपको सिर्फ यहाँ इस पार्ट को सॉल्व करना है। ये पार्ट बेस थ्योरम के अंडर फॉल करता है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। आपको फिलहाल सिर्फ इतना सॉल्व करना है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज़ रेड, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने बॉल ड्रॉ की वो रेड होगी। ठीक है, सो आई होप आपको आज का सेशन में ये चीज़ समझ आई होगी। कल हम बेस थ्योरम को ख़त्म कर देंगे, तो उसके बाद एक एमसीक्यू का सेशन मैं पहले लेके आऊँगी। अब आप मुझे बताना है कि पहले आपको मैट्रिसेस के एमसीक्यूज़ करने हैं या अब जो प्रोबेबिलिटी चल रहा है इसी के एमसीक्यूज़ करने हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोग सब अब समझ चुके होंगे इस चीज़ को। तो हेयर आई रेस्ट, मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।